कार्यकर्ता कभी सोचता नहीं है कि उसको लड़ना है, क्योंकि संगठन लड़ाता है। पिछली कुछ वामपंथी ताकतों ने हमारे युवाओं को यहाँ भ्रमित किया, झूठे वादे उन्होंने किए थे, उन वादों को अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए। इसलिए युवा अब समझ चुका है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार झूठ बोल के चले जाओ और दूसरी बार वापस आओगे तो लोग नहीं पूछेंगे कि आपने जो हमको वादे किए थे सरकारी नौकरी देने का और 5वीं पास को नौकरी देने का जो वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ। तो अभी वो मुँह छिपाता है। या आरक्षण संबंधी जितना भी ट्राइबल को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप लोग ट्राइबल बेल्ट में आए हो। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रही है और उसी को देखते हुए द खटक की टीम प्रत्येक विधानसभा में लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंच रही है और उसी के साथ वहां पर जो प्रत्याशी खड़े हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और वहीं वहां से जो पूर्व मंत्री की बात करें, विधायक की बात करें, उनसे भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब इस वक्त हम 84 विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ सुशील जी कटारा है जो यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें बीजेपी का किस तरीके से सीट को जीतने में लगी हुई है, किस तरीके का माहौल है। नमस्ते सर। नमस्ते, आप लोगों का भी 84 में स्वागत। द खटक कहाँ से हैं आप लोग? सर हम जयपुर से। जयपुर से हैं, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। आप लोग युवा हैं, पत्रकारिता में आगे बढ़ो। राजस्थान में 7 उपचुनाव हैं जिसमें 84 भी है। यह मेरा गृह क्षेत्र भी है और यहाँ मैं 5 बार चुनाव लड़ा हूँ। संगठन के विभिन्न पदों पर रहा हूँ। पिछली बार बहुत माइनस रहे थे क्योंकि मैं प्रदेश का महामंत्री भी था, पूरे राजस्थान में घुमा और संगठन ने फिर बाद में आदेश दिया कि आपको चुनाव जाके लड़ना है, तो कुछ गैप भी ज़्यादा रहा। मेरा पिछली बार थोड़ा कम आना हो पाया था, मीटिंगों के अलावा बहुत कम क्षेत्र में नहीं आ पाया था, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कभी सोचता नहीं है कि उसको लड़ना है, क्योंकि संगठन लड़ाता है। तो पिछली कुछ वामपंथी ताकतों ने हमारे युवाओं को यहाँ भ्रमित किया और उनको ऐसी बातों से बरगलाया जिससे वो काफ़ी उन विचारों में सम्मिलित हो गए, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ा। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, 6 साल हो गए उनको इस क्षेत्र में, जो झूठे वादे उन्होंने किए थे उन वादों को अभी तक वो पूरा नहीं कर पाए। इसलिए युवा अब समझ चुका है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार झूठ बोल के चले जाओ और दूसरी बार वापस आओगे तो लोग नहीं पूछेंगे। वो युवाओं से पूछ रहे हैं कि आपने जो हमको वादे किए थे सरकारी नौकरी देने का और 5वीं पास को नौकरी देने का जो वादा किया था, उन वादों का क्या हुआ। तो अभी वो मुँह छिपाते फिर रहे हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। इसलिए इस बार निश्चित रूप से 84 में फिजा बदली हुई है और हमारे जो प्रत्याशी हैं कारीलाल जी, नौनोमा सिमवाड़ा के प्रधान हैं, 5 बार सरपंच भी रहे हैं, अनुभव भी रखते हैं और जनता की अच्छी सेवा भी उन्होंने की है। हम सब लोग उनके साथ में, पूरा संगठन लगा हुआ है। इसलिए वो संत भी हैं और लोगों को आशीर्वाद भी देते हैं। अब लोगों का मन बना है उनको आशीर्वाद देने का, इसलिए चुनाव हम जीत रहे हैं। बिल्कुल सर। बात करें, आप यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद यहाँ से राजकुमार राउत विधायक बन गए, 2 बार विधायक रहे, अभी सांसद है। तो ऐसे क्या कारण रहे कि बीजेपी से ये सीट है तो छूट गई? यहाँ लगभग 85% ट्राइबल मतदाता है और आज तक ट्राइबल के लिए जितना भी डेवलपमेंट हुआ है या आरक्षण संबंधी जितना भी ट्राइबल को मिला है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप लोग ट्राइबल बेल्ट में आए हो तो इसकी जानकारी ज़रूर लेना, क्योंकि तो पब्लिक डोमेन में है, ऑन रिकॉर्ड में है कि 1995 में भैरों सिंह जी शेखावत जब थे राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान का जो 12% एसटी को आरक्षण मिलता है उसका 45% आरक्षण टीएसपी क्षेत्र को दिया, जिससे यहाँ पर बच्चे नौकरी लग सके। यहाँ पर 100% आरक्षण किया, किसमें? पंचायती राज इलेक्शन में, जिससे आज हर पंचायत में आपको सरपंच, प्रधान, वार्ड पंच वगैरह एसटी के मिलेंगे, क्योंकि राजनीतिक रूप से उनको ऊपर उठाने का काम सबसे पहले किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। यहाँ के आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, आदिवासी यहाँ पर क्यों कमज़ोर हैं, उनको ऊपर उठाए कैसे जा सकता है, तो भैरों सिंह जी शेखावत ने ही 1996 में पैसा एक्ट लागू किया कि ये जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह से उनका कैसा विकास हो सकता है, उनके अनुरूप उनका विकास हो, हमारे द्वारा थोपा हुआ नहीं। तो पैसा एक्ट लागू किया, धरातल पे उतरा भी सही। इसके बाद में देश आज़ाद होने के 52 वर्ष तक देश में 8% पॉपुलेशन आदिवासी की है, पर देश में कहीं पर भी किसी भी राज्य में या भारत सरकार में आदिवासी मंत्रालय नहीं हुआ करता था। वो अगर किसी ने देने का काम किया, जो आज केंद्र में जो आदिवासी मंत्रालय है ना, वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। इसलिए देश के आदिवासियों का उत्थान हो।
इसके बाद आज कई सारे हमारे डॉक्टर बन रहे हैं, कई इंजीनियर भी बन रहे हैं। तो धीरे धीरे 1 से 6 और 6 से 9 पे स्केल तक नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान किया वो बीजेपी ने किया। और ये कोई मैं हवाई बात तो कर ही नहीं रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पर जब बाहर के कई लोग आकर जनजाति का सर्टिफिकेट बनाते थे, मूल निवास प्रमाण पत्र, वसुंधरा जी की सरकार थी, मैं भी उसमें था, तो 1970 से पहले का जो रहवासी होगा उसी का मूल निवास बनेगा, नहीं तो आरक्षण का लाभ उठा के दूसरे ले जाते थे। तो ये ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए। आपको अभी पैम्पलेट भी मिलेगा, शायद आप विपक्ष वालों से भी जाके पूछ सकते हो, कांग्रेस से या ये बीएपी पार्टी से, कि भाई बीजेपी ने तो ये काम किया है, तो आपने क्या किया आदिवासियों के लिए। आप 2 बार जीते हो, 2 बार आपके एमएलए भी बने हैं, अभी 2 से 3 एमएलए हुए हैं, सांसद बन गए हो आप, आपके 2-4 प्रधान हैं। तो जो आपने मुद्दे उठाए थे उन मुद्दों को आदिवासी बच्चों को या आदिवासी समाज को आपने क्या दिया। काकरी डूंगरी जैसी घटना हुई, आपको ध्यान में होगा, शायद कभी आए होंगे, तो उसमें लगभग 7,000 बच्चों के ऊपर केस हुआ। अभी भी मेरे ख्याल से 2,000 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे इंटेलिजेंट हैं, पर उन बच्चों के ऊपर केस है। उनके माता पिता अपना खेत, अपने जेवर गिरवे रखकर वो कोर्ट और कचहरी के थानों के चक्कर मार रहे हैं। अब उनको कौन सर्टिफिकेट देगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कौन देगा उन बच्चों को, जब तक वो मुकदमा फाइनल नहीं होता। उन बच्चों का भविष्य अगर किसी ने ख़राब किया है तो बीएपी और बीटीपी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक यहाँ पर मुद्दा उठाया था जो आपके सांसद राजकुमार रोध ने, भील प्रदेश को लेकर, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? भील प्रदेश बन सकता है, हो सकता है ऐसा? भील प्रदेश की परिकल्पना कैसे कर सकते? हम यहाँ रह रहे हैं तो खाली नाम बदलने से कुछ हो जाने वाला है क्या? झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी तो बना है ना, अलग से प्रदेश बना है, वो किसी राज्य से अलग होके बना है। भील प्रदेश बनाना मतलब उन्होंने एक नक्शा बनाया जो सोशल मीडिया पे उन्होंने चलाया, बम्बई के थाने से लगाकर राजस्थान के बाड़मेर तक पूरा एरिया को जोड़ा, और एमपी का एरिया कुछ धार और अलीराजपुर और जाम्बुआ का, रतलाम का एरिया जोड़ा, गुजरात का कुछ एरिया जोड़ा। सूरत क्या, सूरत यहाँ पे आएगा, काफ़ी दूर है। बॉम्बे यहाँ आएगा, बाड़मेर के लोग यहाँ आएंगे। पर इन्होंने ये नहीं बताया, नक्शा तो डाल दिया उन्होंने, पर जब इतना 4 राज्यों के स्टेटों को तोड़ के फिर भील प्रदेश बनाना, तो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और जितना जोड़ के हम बना रहे हैं, क्या वो अकेले भील प्रदेश आदिवासी समाज से ही थोड़ी बन जाएगा? अन्य लोग यहाँ नहीं रहते, अन्य लोग भी यहाँ रहते हैं। जब तक उनकी सबकी सहमति नहीं हो, और चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सरकार के खिलाफ जाके भील प्रदेश कैसे बना लोगे? आप अकेले सांसद बन जाने से कुछ होगा नहीं। जब तक चारों विधानसभाओं में विधेयक पारित नहीं होगा और वो केंद्र को नहीं जाएगा, तब तक कैसे संभव है? इसलिए सिर्फ वो ऐसे काम बोलते हैं जो नहीं होने वाला है, और कहते क्या है कि फिर बीजेपी नहीं कर रही है। तो जनता धीरे धीरे समझ रही है, जो ग्राफ एकदम ऊपर चढ़ा था आखिर में वो नीचे आता ही है, और अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है उनका। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप आदिवासी क्षेत्र से नेता हो, आते हो, तो एक बयान भी आया था कि जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू नहीं है, किसने कहा एक आदिवासी हिंदू नहीं? उन्होंने ही कहा नहीं। ये आज ब्राह्मण हो, राजपूत हो, जैन हो, वैश्य हो, कुर्मी हो, आदिवासी हो, एससी हो, कोई भी हो, पीपल की पूजा नहीं करते, महादेव जी की पूजा नहीं करते। सभी आदिवासी समाज में सभी, जैसे मैं कटारा हूँ, हमारी कुल देवी होती है, हमारा गोत्र कटारा है। मैं भील तो हूँ पर हमारी गोत्र कटारा है, तो कुल देवी हमारी धराल माता। राजकुमार जी रोत हैं, वो रोत गोत्र से आते हैं, उनकी भेड़ माता है। तो ये कौन से नए गुरु आ गए आजकल के कि हम नहीं हैं? ये बात करते हैं 47 के पहले की, 47 के बाद की बात नहीं करते। और ये तो सनातन है, आदिकाल से आदिवासी समाज तो जल जंगल ज़मीन की सबकी पूजा करते हैं, और हिंदू रीति रिवाज से सारी चीज़ें चलती हैं। किसी ने बोल दिया कि हिंदू नहीं है तो ये कैसे चलेगा? हम तो आज भी मानते हैं, आज भी सवेरे उठ के घर से निकलते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, हमारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो हमारे पूरे रीति रिवाज ही उस तरीके से चलते हैं। और हिंदू एक जीवन जीने की शैली है। हिंदू कौन सा धर्म है? एक जीवन जीने की शैली है। इसलिए खोखली बातें करते हैं वो। कहीं ना कहीं उनसे जो युवा है वो भ्रमित भी हो रही है। भ्रमित सोशल मीडिया से हुआ। आप कितनी झूठ बोल सकते हो?
आप खुद अभी तो सीख रहे हो, आप लोग नए एंकर बनने का प्रयास कर रहे हो। आप अच्छा इंटरव्यू लोगे, अच्छे सवाल खड़े करोगे, तो आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, फॉलो भी कर रहे होंगे, 5-50 हज़ार, लाख, 2 लाख करेंगे, तो फिर आपको बड़े चैनल वाले बुलाएंगे भी सही ना कि नहीं, ये लड़का अच्छा है, ये बच्ची अच्छी एंकरिंग करती है, तो आप सही बोलोगे तो करेंगे। अगर आपने एक सवाल गलत भी कर दिया या जवाब भी गलत कर दिया या आप बोलने भी हकला गए, तो वो आपको बुलाएंगे क्या? तो झूठ ज़्यादा दिन चल नहीं सकता है, और सत्य कभी परेशान होता नहीं है, ठीक है ना? यूँ। तो हम जब फील्ड में कवरेज कर रहे थे उसी दौरान एक चीज़, दो चीज़ें हमें ज़्यादा देखने को मिली। एक जो पानी का मुद्दा है, उनसे लोग बहुत तृप्त है, तो पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। ये 84 क्षेत्र ऐसा है जो पहाड़ी क्षेत्र है, अभी पूरे एरिया में आप लोग घूमे नहीं होंगे, जहाँ जहाँ भी गए होंगे सड़कों पे। इस क्षेत्र में देश आज़ाद होने के बाद में सब जगह लाइटें नहीं थी, हर ग्राम पंचायत पर सीनियर स्कूल नहीं हुआ करती थी, और आज आपको 3 पंचायत समिति देखने को मिलेगी यहाँ, सिमलड़ा, चिकली और जोतरी। तीनों पंचायत समिति में खाली सिमलड़ा एक पंचायत समिति थी देश आज़ाद होने के बाद। 2 पंचायत समिति हमने बनाई, चिकली और जोतरी, क्योंकि यहाँ के लोगों से डूंगरपुर या बिच्छीवाड़ा तक जाना पड़ता था। तो पानी के छोटे छोटे डैम बने हुए हैं, पर बड़ा जो हमारा सोर्स है वो कडाना से हो सकता है। जब मैं पिछली बार PhD राज्य मंत्री था, और उस समय मैंने प्रयास किया, क्योंकि कडाना जो बना है वो गुजरात सरकार ने बना है, राजस्थान और गुजरात के MOU होके, और उस समय हम लिफ्ट से पानी तो थोड़ा बहुत लेते हैं पर बड़े लेवल पे नहीं ले, तो हमको NOC लेने की आवश्यकता थी गुजरात से। अब गुजरात